सुप्रभातम बच्चों, आइए हम सब आपके ई दिव्यम प्रवेशिका में प्रवेश करते हैं। आपके प्रथम पाठ संस्कृत वर्णमाला आपके हिंदी वर्णमाला की ही तरह हैं। इनमें से हमें कुछ विशेष बातों को याद रखना है, जैसे भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और सभी भारतीय भाषाओं की यह जननी है। ये बात हम सबको याद रखना है। दूसरी बात हमें यह याद रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। इसके साथ साथ हमें यह ध्यान देना है कि वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आगे हमें यह देखना है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। ये 46 कौन कौन से हैं? आपको एक बार याद करा दूं कि ये 11 आपने पढ़ा है पहले से हिंदी के स्वर, और अभी 2 हमने जैसे बताया, 2 संस्कृत के। कौन कौन? एक बड़ी री आपने जाना और दूसरा क्या जाना? तो दूसरा री जाना। तो 11 और 2 ये हो गया 13, और 33 आपने पहले जाना है। तो 33 और आपका 13 कुल मिला करके कितने बन गए बच्चों? तो कुल मिला करके हमारे 46 हो गए। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर आप याद रखेंगे कि जो भी आपने स्वर को पढ़ा है हिंदी में, इसके अलावा हमें 2 स्वर यहाँ भी पढ़ने हैं। वे 2 स्वर कौन कौन हैं? तो हमारे ये दीर्घ री और ये दीर्घ री, ये री बोलेंगे। दीर्घ री और री, ये दोनों का प्रयोग बच्चों केवल संस्कृत में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो केवल संस्कृत में किया जाता है। आगे हम जानेंगे कि जो भी व्यंजन हमारे होते हैं उनके नीचे मूल रूप से हलंत लगता है। मूल रूप से क्या लगता है बच्चों? तो हलंत लगता है। हल चिन्ह जिसको कहते हैं, ये हल चिन्ह, ये हलंत लगता है। यानी शुद्ध व्यंजन की पहचान क्या है? कि उसके नीचे इस टाइप के, जिसको हम हल कहते हैं, हल चिन्ह ऐसे लगे होते हैं। जैसे म है तो म के बीच में ऐसे नीचे। कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती की, इधर से हल लगाते नहीं, वो र हो जाएगा। जैसे हम ऊपर से नीचे यदि हम बाएं की ओर खींचते हैं तो इस टाइप का र, और यदि हम ऊपर से नीचे दाहिने की ओर झुकाते हैं तो यह हलंत कहलाता है। हल्के टेढ़े। आप देखेंगे कि जिन वर्णों के नीचे हमारे हलंत हैं, ये सब कुछ जितने भी वर्ण हमें मिलेंगे, इस तरह के वर्ण हमारे व्यंजन होंगे। ऐसे सभी व्यंजनों को देखिएगा, यह बात स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। आपने देखा क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, और प्रत्येक वर्ग का यहाँ पर इन सब बातों को इसलिए बता दिया जा रहा है कि इन सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, और 5 वर्ण के साथ साथ क्या है कि प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम, जैसे वर्ग का नाम हम बोलेंगे
कि ये टोटल जो 5 हैं हमारे, जो 5 हैं हमने जो अभी पढ़ा टोटल 5, ये कहाँ से आए 5? तो ये 5 हमारे जैसे क, ख, ग, ये सारे गिनिए नहीं, ये कितने हैं? पूरे 5 आ जाएंगे, पूरे 5 आ जाएंगे। तो इस तरह से 5 हो जाएंगे। तो इनके जो पहले हमारे जो सबसे पहले आता है क, जैसे इसमें आया क, तो ये क वर्ग, च आया च वर्ग, ट आया ट वर्ग, यानी टीम का लीडिंग ये लोग करता है, तो इसका नाम इसी के पहले अक्षर के नाम पर रखा जाता है। अब आइए अयोगवाह। हम अंग अह को अयोगवाह कहते हैं। अंग और अह को हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाह। वास्तव में इन्हें स्वर में नहीं रखा गया है। इसका अधिकतम प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे संपन्न हो गया, संपन्न हो गया, पंकज हो गया, ये जो ऊपर वाली बिंदी है ये अंग बोला जाता है, अंग। और एक ये मात्रा बता दे रहा हूँ, मात्राएं होती है, इसे अयोगवाह, क्योंकि यह पूर्ण रूप से स्वर भी नहीं है और पूर्ण रूप से यह व्यंजन भी नहीं है, इसलिए इसे नाम अयोगवाह दिया गया है। आइए हमने जो भी कुछ जाना इसके आधार पर कुछ हमारे प्रश्नोत्तर होंगे, उसको अभ्यास एक्सरसाइज के रूप में दिया गया है। हम इसे ध्यान देंगे और हल करेंगे। आपने जितने भी पाठ में पढ़ा इस विषय में आप देखिए कि आप कितने हल कर पाते हैं। आपको सर्वप्रथम यह बताया गया कि हमारी जो भाषा है संस्कृत, यह सबसे प्राचीन यानी पुरानी भाषा है। तो कौन कौन सी भाषा है सबसे पुरानी? तो सबसे पुरानी तो संस्कृत आएगी। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? बच्चों आपको पता है, जैसे फूलों को हम तरीके से जब किसी धागे में पिरो देते हैं तो यह माला बन जाता है। ठीक उसी तरह वर्णों को क्रमबद्ध रूप से सही तरीके से सजा हुआ जब रहता है तो हम उसको क्या कहेंगे? तो हम उसको वर्णमाला कहेंगे। आगे देखिए, वर्गों का नाम वर्ग के कौन सा रखा गया? जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो जो वर्ग के पहले जो आ रहा है तो पहला है तो प्रथम। संस्कृत वर्णमाला में आपके पास चर्चा की गई कि संस्कृत वर्णमाला में हमने 13 स्वर को पढ़ा और 33 व्यंजन को पढ़ा। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो बराबर कितने हो गए? तो 46 हो गए। ऑप्शन में देखिए 46 है तो उसको टिक कर दीजिए। हाँ है ना, ये टिक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोला जा रहा है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न वर्गेभ्य व्यंजनानि पृथक कृत्वा लिखत, कि जितने भी वर्ण दिए गए हैं उनमें से जो व्यंजन है उसको पृथक यानी अलग करके लिखिए, अलग करके लिखिए। तो आइए हम देखते हैं कि किस वर्ण के नीचे मान लिया जाए कि हमरा यहाँ पे म लिखा हुआ है, यदि हलंत ऐसा लिया हुआ है, क है हलंत दिया हुआ है, तो ये पूर्ण रूप से व्यंजन है। तो ऐसा किस में हलंत मिलता है? तो हमारा क में हलंत मिल गया, म में मिल गया, य में मिल गया, और देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है? तो ट में मिल रहा है, छ में मिल रहा है, प में मिल रहा है। जहाँ जहाँ भी मिलते जाएं ये सारे हमारे व्यंजन हैं। इसे हम कभी स्वर की सूची में नहीं रख सकते। बाकी जितने छूटे हैं जैसे अ, ओ, और कौन कौन छूटे? इधर री छूटा है, इधर आ छूटा है, और इधर ऊ, और इधर ए छूटा है। ये सारे स्वर हैं, और जिसमें हलंत लगे इस टाइप के हल चिन्ह वो व्यंजन है। तो व्यंजन को ही हमें छांट करके अलग करना है। तो बच्चों अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए, आपको कक्षा समझ में आ रही होगी। यदि आपको कक्षा समझ में नहीं आती है तो आप बार बार मुझसे प्रश्न करेंगे कि महोदय ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही है। मैं आप लोगों को बार बार चाहे 10 बार भी बताने पड़ेंगे तो मैं अवश्य बताऊंगा।
आगे बढ़िए अगले पेज में। तो अगले पेज में जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाइए। यही है कि व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाइए। अब देखिएगा, स्वर को मिलाने पर जब हम व्यंजन के साथ यानी हल लगे हुए के साथ जब हम स्वर मिलाते हैं तो स्वर को लिखा नहीं जाता है, बल्कि उसकी मात्राएं लिखी जाती। जैसे बड़ी ई की मात्रा ये हो गई, लिखा हुआ इसके जोड़ेंगे ए, लेकिन लिखते समय हमें मात्रा देनी होगी। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे अभी दिखाता हूँ, पहला जैसे ये करके दिखाया गया है, च धन आ, तो च के साथ आ हो गया। तो कुछ बच्चे भूल करके क्या करते हैं कि सेम इसी तरह च और आ, तो च आ लिख दिए। ऐसा नहीं करना है बच्चों, कभी भूल करके भी नहीं। आपको क्या करना है, जैसे मात्रा याद करिए जो आपको कक्षा में बताया गया था। तो आपको कक्षा में यह बताया गया है कि आ की मात्रा ऐसे होती है और इसके पहले च है, तो च के साथ जब अ लगाएंगे तो आ लगाएंगे तो च हो जाएगा। ठीक म के साथ म पूरा लिखिए और री लिख दीजिए, मरी हो जाएगा। फिर ल के साथ छोटी ई कह रहा है तो छोटी ई ली हो जाएगा। ठीक इसी तरह प्रश्न को हल करने के लिए आप ध्यानपूर्वक देखिए कि किस तरह से बताया जा रहा है। ये है आपका न, और ये न है तो न पूरा लिख दीजिए और बड़ी ऊ की मात्रा दे दीजिए। ये थ में बड़ी ई की मात्रा है तो थी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, जिस तरह आपको बताया गया है बार बार आप वीडियो को देखिए और अभ्यास कीजिए। और इसके बाद भी कुछ समझ में ना आए तो कक्षा में आप लोग ज़रूर प्रश्न करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है, जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि निम्न व्यंजन को वर्ग के अनुसार लिखिए। अब किस वर्ग में कौन आ रहा है, वर्ग मतलब पूरी 5 संख्या में। तो ये वर्ग वाली बात हम लोग कहाँ से जानेंगे, तो आप लोग पिछले जो यहाँ पे सूची दी गई है, ये सूची, ये पांचों सूची याद रखिएगा। ये पांचों सूची याद रखिएगा। ये कहाँ से सूची हम लोग याद रखें, तो आपकी पृष्ठ संख्या 8 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। पृष्ठ संख्या 8 में तो आइए पृष्ठ संख्या 8 में हम लोग देखें, यहाँ पर चर्चा हुई थी। देखिए ये जो बताया गया है कि क ख ग घ अंग, इसका नाम दिया है क वर्ग। तो क वर्ग में जो होंगे इनमें पांचों में से कोई भी होगा तो क वर्ग में आएगा। इन पांचों में से यदि कोई होगा तो क वर्ग में, इन पांचों में से आएगा तो च वर्ग, इसमें आएगा तो ट वर्ग, इसमें आएगा तो त वर्ग, फिर ये प वर्ग। यानी इसी तरह से आपको उस वर्ग में पांचों के अंतर्गत जो जो भी आ रहे हैं उसी के अनुसार आपको लिखना है। ध्यान दीजिए, तो ये क्या क्या बताया सर ने, तो आपको बताया क वर्ग में कौन कौन आता है। आपको ऐसे ढूंढने में दिक्कत होगी, आप एक बार ध्यानपूर्वक देखो ये कौन सा है, इसको इसी को देखिए जो सबसे पहले आपको दिखे। सबसे पहले दिख रहा है ड, तो ड किस में आता है, तो ट ठ ड, यानी ये ट वर्ग में आता है, ट वर्ग में। तो यहाँ लिख दीजिए आप ड। फिर आपका अगला क्या है, तो फ है। फ किस में आता है, इस फ की चर्चा है, ये किस में आता है, तो ये आता है आपका प फ में। तो यहाँ पर फ लिख दीजिए। अब अगला पूछ रहा है कि च, तो च तो नाम लिखा हुआ है कि च वाला बच्चों हमेशा च वर्ग में ही आएगा। आगे पूछ रहा है छ, तो बच्चों छ भी
च वर्ग का ही है, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, यहाँ छ लिख देंगे। और ठीक इसी प्रकार बोल रहा है भ, तो प फ भ, तो ये भ को हम कहाँ ले जाएंगे, तो भ को हम प फ भ यहाँ ले जाएंगे भ। ठीक इसी तरह अगला पूछ रहा है थ, तो त थ को फिर त वर्ग में ले जाइए। ये है आपका घ, तो क ख ग घ, यहाँ पर घ ले जाइए। और पूछ रहा है ढ, बच्चों याद करिए एक ड बताया था, तो इसी में ढ भी आएगा ट ठ वाले में। फिर आपको मैंने बताया था कि एक बच्चा आपका ख, तो क ख वाले में ख आएगा। अगला है न है, तो आइए किस में आएगा, त थ द ध न आएगा, ये न वर्ग में। और जो जो बच्चा है आप देख करके उसके जिस वर्ग में आएंगे आप उसको स्पष्ट रूप से काम करते जाइए। फिर कुछ हमारे लिखित प्रश्नोत्तर हैं, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है, आइए सबसे पहला पेज हम लोग चलें, सबसे पहला पेज जहाँ से आपके सभी प्रश्न शुरू होते हैं। क्या बताया था, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है, तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। हो गई ना बात। आगे ये पूछ रहा है कि संस्कृत को सभी भाषाओं की क्या कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है संस्कृत को सभी भाषाओं की क्या कहा जाता है। अरे क्या कहा जाएगा, सभी भाषाओं की जो जन्म देती है उसे हम सब क्या कहते हैं, जननी कहते हैं। तो संस्कृत ने सभी भाषाओं को जन्म दिया है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, क्या भरेंगे यहाँ पर, सभी भाषाओं की, तो जननी, जननी, जननी भरेंगे। और संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो बता दिया था आपको 13 धन 33 बराबर 46। पिछले आपने MCQ में